A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द साइंस एमसीक्यूज और साइंस एमसीक्यूज के जरिए हम लोग रिवाइज करते हैं साइंस को। तो अब ये जो आने वाले 2-3 सेट्स हैं ये सब के सब जो है MTPCS 2021 में पूछे गए जो क्वेश्चन पेपर था उसके उठाए गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरी बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सबके PDF एंड लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है आपसे अगेन NCERT का सवाल है, क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, तो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली कहाँ से निकल रही हैं, हमारी स्कल में से निकल रही है। तो जो स्कल जो है, हेड जो है हमारा स्कल जो है, उसमें से निकलने वाली नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कह रहे हैं। ओके, सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस। कहाँ से आया सवाल आया NCERT से। कौन सी क्लास की? क्लास 8-9 जो NCERT है उससे आया है, बायो की NCERT से, बायो के टॉपिक से। तो बताइए कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे पास। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है इसको कंफ्यूज करेंगे बोन्स के साथ, है ना, जो वर्टिब्रीज है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। नर्व्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो पतले पतले तार होते हैं जो कि हमारे बॉडी से सेंसेशंस को लेके जाने का काम करते हैं, सेंसेशंस को वापस लाने का काम करते हैं। मैं अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाती रहती हूँ। मैंने NCERT में भी पढ़ाया आपको, और जो ऐसे टॉपिक्स आएंगे बीच बीच में जो कि आपकी और ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन को डिमांड करते हैं उनको मैं अपनी 10 मिनट सीरीज में भी आपको पढ़ाऊंगी, राइट। तो क्रेनियल नर्व्स क्या है? क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स हैं? 8 हैं, 12 हैं, 25 हैं या 31 हैं। तो टोटल जो है 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर होते हैं। अगर आप क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वो जो स्कल से निकलती हैं, ये उनके नाम दिए गए हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ट्रेक्लियोमोटर, एब्ड्यूसेंस, ट्राइजेमिनल, फेशियल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब हमारे फर्स्ट ईयर जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये सारे के सारे नर्व्स का रट्टा लगाना पड़ता है। बट आपके लिए ये करना ज़रूरी नहीं है। जो लोग PMT का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग इसको रटेंगे कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है, उसके क्या क्या नाम है, फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी है। ओटाफेग्रा करके हमने एक अपना निमोनिक बनाया हुआ था, उससे हम इसको लर्न करते थे। तो मैंने आपको बोला निमोनिक आपको तभी ज़रूरत पड़ते हैं जब आपको कोई इस तरीके से सीक्वेंस लर्न करना है। तो जैसे इसके लिए हमने ओटाफेग्रा नाम का एक निमोनिक बना लिया था। जो कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको दे कैन कोरिलेटेड बेटर, बट बाकी के स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस चार्ट से। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। अब देखिए कोरोना वायरस जो है प्रेवलेंट है, तो इससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल जो है सब जगह पूछे जा रहे हैं। तो कोरोना जो वायरस होता है ना, वो एक ग्रुप ऑफ वायरस है। सिर्फ उसमें से जो कोविड-19 है वो एक टाइप की डिजीज़ है, वो बहुत सारी डिजीज़ को करता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि और कौन सी डिजीज़ हैं जो कोरोना वायरस की वजह से होती हैं। तो पहली बात जो है आपको ये समझना पड़ेगा, कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस जो तरह तरह के फ्लू कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है उससे? मर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए कोविड-19 तो आपको सभी को पता था। SARS भी हो सकता है, MERS भी हो सकता है। कौन कौन सा इसमें से हो सकता है? तो कहाँ से आया ये सवाल? ये सवाल आता है करंट अफेयर्स से आता है एक। तो दूसरा, जो डिजीज़ इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती है, मैंने आपको बोला था, उसमें आपको उसकी डिटेल पढ़नी पड़ती है। कौन से बैक्टीरिया वायरस से हो रही है, किस तरीके से फैलती है, उससे रिलेटेड डिजीज़ कौन से हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे ख़राब करती है, ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में पढ़नी पड़ती है। तो अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो कोरोना वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं करता, मल्टीपल इन्फेक्शन करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। MERS भी करता है, SARS भी करता है। तो ये सारे के सारे फ्लू लाइक सिम्टम्स शो करते हैं। ये आपके अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करते हैं। आप देखिएगा जो वायरल डिजीजेज होंगी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जा रही हैं, जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, वो सब की सब जो है आपके पूरे इस सिस्टम को ही करेंगी, जिसके अंदर आपका लंग्स आएंगे, चेस्ट आएंगे, उसको इन्फेक्ट कर देती है। और बाकी के जो इफेक्ट होते हैं वो लेटर ऑन आते हैं। सो ये आप इसमें से पढ़ सकते हैं। सार्स क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और मार्स क्या होता है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मैंने अगेन बताया सारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड सिस्टम को आपके अफेक्ट कर देंगे। तीसरा सवाल जो है आपको इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। कहाँ से आया?
अगेन सोशल मीडिया, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। आपका मोबाइल है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, ओके। आपका मोबाइल, आपका टैबलेट, कंप्यूटर जैसा दिखने वाला कंप्यूटर, अब आपके स्मार्ट टीवीज, ये सारे के सारे कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर के ही टाइप्स है एक तरीके के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम प्रेफरेंसेस को कलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ देख रहे हैं, आपको कोई शॉपिंग करनी है, आपने कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, आपको फुटबॉल खरीदना था ना, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपके पास अलग अलग फुटबॉल के ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई और चीज़ खरीदनी थी, कोई पेन सर्च कर रहे हैं आप, तो वही चीज़ें आपके पास पॉपअप होना शुरू हो जाती है। तो आपकी हिस्ट्री जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग कहती है, सोशल टारगेटिंग कहते हैं, कोलैबोरेटिव पब्लिशिंग कहते हैं, या कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहा जाता है। तो ये जो तरीका है जो इंटरनेट में यूज़ किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब जो है वो है डी, विच इज़ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो है ये इसको कहा जाता है जिसमें कि आपकी प्रेफरेंसेस को रीड किया जाता है और आपका वैसा वैसा ही कंटेंट परोसा जाएगा थोड़ी देर बाद जो आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है। हो सकता है मान लीजिए आप को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ और देखना पसंद कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं होटल सर्च कर रहे हैं कहीं पे, तो आपको वही दिखाएगा कि बेस्ट होटल है, इसका बेस्ट प्राइस है। हो सकता है आप जो है जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे वही चीज़ वो आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी और इंटरेस्ट की चीज़ें वो आपको दिखा देगा, क्योंकि दूसरे अगर जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है उस पर क्लिक नहीं करोगे, ओके। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। एनर्जी के पिरामिड के बारे में बात हो रही है इकोसिस्टम के अंदर, वो कैसा होता है? ऑलवेज अपराइट होता है, अपराइट हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। तो ये सवाल कहाँ से आया? सवाल आता है एनसीईआरटी से। अगेन टॉपिक क्या है? टॉपिक साइंस टेक्नोलॉजी भी है और साथ में एनवायरमेंट भी है। तो अगर हम बात करते हैं एनर्जी पिरामिड की, तो अगर आप फूड चेन में देखेंगे, फूड चेन आप अच्छे से समझते हैं, घास उगी, घास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खा लिया, ये फूड चेन है एक तरीके की, ओके। तो जो फूड चेन होती है उसमें क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अल्टीमेटली हमको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? मैं बार बार बताती हूँ, जो सूरज देवता है वो हमको एनर्जी दे रहे हैं, सन से हमें एनर्जी मिलती है। सोलर सिस्टम इज द सोर्स, मतलब सन इज द सोर्स फॉर एनर्जी इन एंटायर सोलर सिस्टम। तो वो जो सोलर सिस्टम का जो एनर्जी है उसी को क्या करते हैं? पौधे जो है उसको ट्रैप कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं। अब यही फूड जो है सारे लोग खाएंगे अलग अलग फॉर्म्स में, जो भी अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। फोटोसिंथेसिस ना करने वाले लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग यही फूड खाएंगे। अब वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होना शुरू होती है, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड सो ऑन, पिरामिड बनना शुरू हो जाएगा। तो एनर्जी का जो फ्लो होगा, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑलवेज जो होगा वो अपराइट होगा। कभी भी एनर्जी ऐसा नहीं कि शेर जो है वो डियर को एनर्जी नहीं देता, डियर ही है, अगर डियर को उसने कंज्यूम किया तो डियर जो है वो शेर को एनर्जी दे रहा है। अगर डियर को एनर्जी चाहिए शेर वाली, तो शेर को पहले मरना पड़ेगा, फिर शेर मर जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, उसका मैटर मिट्टी में आ जाएगा और कई सालों बाद उस डियर को तो नहीं मिलेगा, किसी और जनरेशन है जो है डियर को, उसको उसकी एनर्जी मिल सकती है, क्योंकि रोटेट हो रही है हमारे पूरे सिस्टम में। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था। तो उसके प्रिंसिपल को अगर हम देखते हैं तो मैटर और एनर्जी कंजर्व रहती है। तो जो शेर है वो अपराइट ही जाएगा, शेर डियर को एनर्जी नहीं दे पाएगा सीधा सीधा, वो पूरा सर्कल को घुमा के एनर्जी देगा। तो बताइए क्या है इसका? ऑलवेज अपराइट, मैंने आपको बता ही दिया। तो एनर्जी पिरामिड जो होता है वो ऑलवेज अपराइट रहता है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। आप ये देख सकते हैं एनर्जी जो है 100, यहाँ से सन की एनर्जी हमने टैप की, सन से प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। डिटेल में हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जब मैं अपनी एनवायरमेंटल क्लासेस शुरू करूंगी। आई एम वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई एनवायरमेंटल क्लासेस ऑल्सो। अगला जो सवाल है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एमपीपीसीएस के सारे सवाल हैं, फिर आपसे पूछा गया विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब मेमोरी के बारे में बात हो रही है, फिर से कंप्यूटर साइंस का सवाल। पिछले सेट में भी आपने कंप्यूटर साइंस के सवाल देखे थे, इस सेट में भी और एक आने वाला एक और सेट आ रहा है उसमें अगेन आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सवाल देखेंगे जो एमपीपीसीएस में पूछे गए थे। फिर पूछा इन्होंने, तो जो सेकेंडरी मेमोरी की टाइप नहीं है वो कौन सी है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव। सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम की तरह जो यूज हो सकता है। बताइए इसका क्या सही जवाब है? तो इसका सही जवाब सी बनता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मजा आया होगा और आपकी काफी सारी लर्निंग भी हुई होगी। आपको समझ आया होगा कि एमपीपीसीएस किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।